तो यहाँ से द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम, यहाँ से हम लोग सबसे पहले हिंदी अर्थ जानेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए हिंदी अर्थ की ओर चलते हैं। तो देख रहे हैं द्वितीय पाठ है, यानी कि दूसरा पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। चलिए तो शुरू करते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र नगर को सभी कालों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। यानी कि जो पटना है, जो पाटलिपुत्र है, उसका सभी कालों में यानी कि बहुत समय पहले से ही, भूतकाल से ही उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते चलेंगे। जिस लाइन को बोल देंगे कि इस लाइन को याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग उस लाइन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। या फिर यदि आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे हुए हैं तो एक एक चीज़ को आप लोग याद करते चलिएगा, कॉपी में लिखते चलिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। तो देख लीजिए, सबसे पहला प्रश्न तो आपका यहीं से बन गया कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो इसका जवाब हो जाएगा 2500 वर्ष पुराना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पटना का जो इतिहास है वह कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। ठीक है, तो इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। यानी कि पटना में जो राजनीतिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है और जो उद्योग क्षेत्र है, यह विशेष रूप से हमारा ध्यान पटना की तरफ आकर्षित करता है। इसके अलावा विदेशी यात्री मेगास्थनीज, ध्यान रखिएगा, कुछ विदेशी यात्री पटना आए थे जिनका नाम है मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग इत्यादि पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने स्मरण ग्रंथों में किया है। यानी कि जो यह विदेशी यात्री था, जो पटना आया था, पटना घूमने के लिए आया था, जब यह पटना से लौट करके वापस गया तो अपना एक किताब लिखा और उस किताब में भी पटना का वर्णन किया कि पटना इतना अच्छा है, हमने पटना में गया तो क्या क्या देखा। तो कौन कौन घूमने आया था, तो मेगास्थनीज आया था, फाहियान आया था, हुएनसांग आया था, इत्सिंग आया था। यह सभी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया। और इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है, यानी कि पटना के वैभव के बारे में इस चैप्टर में सामान्य परिचय दिया गया है, जिसे आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ में अभी तक 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना है। और दूसरा, विदेशी यात्री कौन कौन था, तो मेगास्थनीज था, फाहियान था, हुएनसांग था और इत्सिंग था। हम आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यह सारे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और पीछे के वर्षों में भी पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा है, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपका जवाब होगा गंगा नदी के किनारे। काफ़ी आसान है, बस आपको एक नज़र ध्यान से देख लेना है। भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा है बहुत ही विचित्र था। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि कूटनिमिताख्य काव्य में कहा है। कौन कवि, तो दामोदर गुप्त नाम का कवि। अब आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ से इस प्रकार पूछा जाएगा कि कूटनिमिताख्य काव्य की रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तो इसका जवाब हो जाएगा दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त ने कौन सा रचना किया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कूटनिमिताख्य काव्य। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत के प्राचीन नगरों में पाटलिपुत्र जो गंगा के किनारे बसा है बहुत ही विचित्र था। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम का कवि कूटनिमिताख्य काव्य में इसके बारे में विशेष वर्णन किया है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पाटलिपुत्र जो सरस्वती के घर के समान सुंदर और स्वर्ग के समान पवित्र है, जिसका नाम पाटलिपुत्र है। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटली ग्राम अवस्थित था। यानी कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन है कि पटना का पुराना और दूसरा नाम क्या था, पाटली ग्राम था बुद्ध के समय में। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि बुद्ध के समय में पटना का पुराना नाम क्या था, तो सही जवाब हो जाएगा पाटली ग्राम। ठीक है, पाटली ग्राम। अब देख लीजिए, पाटल मतलब क्या होता है, पाटल मतलब गुलाब का फूल होता है। इसके बारे में देखिए हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि पटना के आसपास में गुलाब का फूल बहुत ज़्यादा होता था, इसलिए इसका नाम पाटल ग्राम रख दिया गया, यानी कि गुलाबों वाला गाँव। ठीक है, क्योंकि पटना के आसपास में बहुत ज़्यादा गुलाब का फूल होता था, इस कारण से बुद्ध के समय में
पटना यानी पाटलिपुत्र का नाम क्या रख दिया गया, तो पाटलिग्राम रख दिया गया, यानी कि गुलाबों वाला गांव, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिग्राम अवस्थित था, जहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए। उनका कहना था कि यह गांव महानगर होगा, यानी कि जो भगवान बुद्ध थे वह बहुत समय पहले ही यह अंदाजा लगा दिए थे कि यह जो गांव है, यह जो पटना शहर है, यह एक दिन महानगर बन जाएगा। लेकिन झगड़ा आग लग गई तथा बाढ़ के भय से सदा ग्रसित रहेगा, यानी कि भगवान बुद्ध पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि यह एक दिन महानगर जरूर बनेगा, लेकिन यहाँ हमेशा झगड़ा होते रहेगा, आग लगी होते रहेगा और बाढ़ के भय से सदा ग्रसित रहेगा, क्योंकि यह गंगा नदी के किनारे बसा था। इसलिए भगवान बुद्ध पहले ही भविष्यवाणी कर दिए थे कि यहाँ हमेशा बाढ़ आएगा। और आप लोग जब पटना रहते होंगे या कोई भी स्टूडेंट पटना रहते होंगे तो देखते होंगे बरसात के दिन में अगर थोड़ा सा बारिश हो जाता है, थोड़ा सा अधिक बारिश हो जाता है, तो सड़कों पर भी पूरा पानी भर जाता है। आपको पानी में तैर करके जाना पड़ता है, इतना अधिक पानी हो जाता है। क्योंकि जब गंगा नदी ऊपर उफान पर आता है तो पटना में ऑटोमेटिक बाढ़ आ जाता है, पानी भर जाता है, जो कि भगवान बुद्ध का भविष्यवाणी सही हो रहा है। तो भगवान बुद्ध पहले ही यह भविष्यवाणी कर दिए थे। अब चलिए, कालांतर में यह पाटलिग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया, यानी कि जो पाटलिग्राम था इसी का दूसरा नाम क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, तो पाटलिग्राम क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि पटना के आसपास में बहुत सारे गुलाब का खेती होता था, गुलाब का फूल होता था। चूंकि पाटल मतलब गुलाब ही होता है, इसलिए इसका नाम पाटलिग्राम पड़ा। लेकिन बाद में पाटलिग्राम से इसका नाम पाटलिपुत्र कर दिया गया। अब देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। हो सकता है कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पटना की शोभा व्यवस्था कैसी थी, तो अति उत्तम थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज, यहाँ से आप लोग देखिएगा, ठीक है, यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरण इंडिका ग्रंथ में निरूपित करते हैं। यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। पूछा जा सकता है कि इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। ठीक है, इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यंत समृद्ध था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किसके समय में पटना का वैभव समृद्ध था, तो अशोक के समय में। ठीक है, किसके समय में, तो राजा अशोक के समय में, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे, बहुत प्राचीन समय से पाटलिपुत्र का प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। ऐसा राजशेखर की अपनी काव्य मीमांसा ग्रंथ में सादर स्मरण किया गया है। काव्य मीमांसा, ध्यान रखिएगा, काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर भी दिया गया है कि काव्य मीमांसा के लेखक कौन है, तो राजशेखर हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ वर्षों वर्ष तक पाणिनि, पिंगुल, व्याड़ी, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए। अगर आता है कि पाटलिपुत्र के बारे में कौन कौन विद्वान ने यहाँ आकर के शिक्षा ग्रहण किया, तो सही जवाब हो जाएगा पाणिनि, पिंगुल, व्याड़ी, पतंजलि जैसे विद्वान ज्ञान का विस्तार कर ख्याति प्राप्त किए। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथ पुराण आदि में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। यानी कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम तो पुष्पपुर या फिर कुसुमपुर, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब कि जो कुसुम होता है ना, कुसुम मतलब भी फूल ही होता है, तो इसका नाम एक कुसुमपुर भी था। तो आप लोग यहाँ से ध्यान रखिएगा कि पटना का दूसरा नाम एक था जो कुसुमपुर भी था। तो अभी तक हम आपको बहुत सारे नाम बता चुके हैं, पाटलिपुत्र बता दिए, पाटलिग्राम बता दिए, कुसुमपुर बता दिए। इस प्रकार से बहुत सारे नाम आप लोग हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। देखिए, अभी हम आपको बता रहे थे, तो जो कुसुमपुर नाम है, इससे यह स्पष्ट होता है कि पटना के आसपास में बहुत अधिक फूल का उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी पाटल पुष्पों की पंखुड़ियों का आश्रय लेकर प्रचलित हुआ है। यानी कि जो पटना का नाम पाटलिपुत्र हुआ था, यह भी इसलिए हुआ था क्योंकि पाटल पुष्पों की पंखुड़ियाँ, पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल होता है, तो गुलाब के फूल के कारण ही पटना का नाम पाटलिग्राम रखाया या फिर पाटलिपुत्र रखाया या फिर कुसुमपुर रखाया।
तो आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, लेकिन किसके काल में मनाया जाता था अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि शरद काल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो इसका जवाब हो जाएगा कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, पटना में शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। लेकिन किसके शासनकाल में, तो गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत प्रचलित हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासनकाल में मनाया जाता था, तो गुप्त वंश के शासनकाल में। या फिर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि गुप्त वंश के शासनकाल में पटना में कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, तो सही जवाब हो जाएगा कौमुदी महोत्सव। आप लोग ध्यान रखिएगा, बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आगे देखेंगे। वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे, मतलब जो महोत्सव होता था कौमुदी महोत्सव, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न होते थे। आजकल दुर्गा पूजा उसी प्रकार के एक समारोह के रूप में देखा जाता है, यानी कि आजकल जिस प्रकार से दुर्गा पूजा मनाया जाता है उसी प्रकार से पहले पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त वंश के शासनकाल में। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे समय परिवर्तन के कारण यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजारों वर्ष तक जंजन की स्थिति में रहा, यहाँ पर जर्जर की स्थिति में होगा। ठीक है, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों जैसे मुद्रा राक्षस में प्राप्त होता है। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि पटना का जो इतिहास है कौन कौन सी किताब में देखने के लिए मिलता है, तो इसका जवाब हो जाएगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, मुद्रा राक्षस, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुगल वंश के काल में इस नगर का उजागर हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि पटना का विस्तार, पटना का उजागर, पटना प्रफुल्लित किसके शासनकाल में हुआ, तो मुगल वंश के शासनकाल में। तो यहाँ पर इस पूरे कहानी में दो वंश का शासनकाल आया है, एक आया है गुप्त वंश और दूसरा आया है मुगल वंश। तो गुप्त वंश में क्या होता था कि कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है, शरद काल में यानी कि सर्दी के जाड़ा के समय में पटना में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था, और मुगल वंश के काल में पटना नगर का जो है वह विस्तार हुआ, पटना नगर उजागर हुआ, पटना नगर अधिक प्रफुल्लित हुआ। तो इस पूरे कहानी में बस आपको इतना ही बताया गया है, जिसे हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। इस पूरे कहानी का आप लोग हिंदी अर्थ अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और अब जब आप लोग हिंदी अर्थ समझ गए हैं तो इसका प्रश्न उत्तर भी आप लोग बड़े आराम से कर लीजिएगा। एक लाइन में, एक सिंपल सा लाइन में आपको प्रश्न का उत्तर देना रहता है, आप लोग बड़े आराम से दे दीजिएगा। तो चलिए, अब हम लोग यहाँ से देखते हैं प्रश्न उत्तर। बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, जितना भी हो सकता है हम आपको प्रश्न उत्तर कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला आप लोग किताब में देखेंगे तो मौखिक प्रश्न है। मौखिक कहने का मतलब होता है कि आपको लिखना नहीं है बल्कि सिर्फ बोल करके उत्तर देना है। लेकिन कभी कभी मौखिक प्रश्न से भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं आपके परीक्षा में, इसलिए ऐसा मत समझिए कि सिर्फ बोल करके देना है तो परीक्षा में नहीं आएगा। मौखिक हो या फिर लिखित हो, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र नगरस्य विषये द्वे वाक्य संस्कृत भाषायाम वदत्, यानी कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में संस्कृत भाषा में दो वाक्य बोलना है। देखिए, वदत् यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लिखित तो नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखना नहीं है, सिर्फ बोलना है, क्योंकि मौखिक प्रश्न है तो यहाँ पर बोलना है। लेकिन हो सकता है कि परीक्षा में यहाँ पर वदत् के जगह लिखने के लिए आ जाए। यहाँ पर बोला नहीं जा रहा है बल्कि लिखा जाना है। तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना के बारे में आपको संस्कृत भाषा में दो वाक्य लिखना है। तो क्या लिखेंगे? बहुत सारे, इतना सारा हम आपको लाइन पढ़ा दिए, इसमें से कोई भी आप दो लाइन लिख लीजिए। जैसे पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगरम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र यानी कि जो पटना है वह बहुत पुराना शहर है। उसके अलावा दूसरा लाइन लिख देंगे कि पाटलिपुत्र बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति, पाटलिपुत्र जो है वह बिहार राज्य की राजधानी है। इसके अलावा भी बहुत सारे लाइन होंगे जो कि आप लिख सकते हैं। जैसे अस्य तस्य दिशि गंगा नदी प्रवहति, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहता है। इसके अलावा भी और भी आप लोग लिख सकते हैं, जैसे अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यानाकर्षम, यानी कि यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। तो कोई भी आप लोग दो लाइन लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपल सा दो लाइन हम लिख दिए हैं, पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगरम अस्ति और पाटलिपुत्र बिहार राज्यस्य राजधानी अस्ति। बस आपको दो लाइन लिख देना है।
अब चलिए यहाँ पर कुछ व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है। जब हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम आपको विस्तार रूप से बताएंगे कि संधि क्या होता है, संधि विच्छेद क्या होता है, समास विग्रह कैसे किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब प्रश्न आ गया है तो सिर्फ प्रश्न का उत्तर हम आपको बता देंगे, क्योंकि समस्त पद का विग्रह करने के लिए, संधि विच्छेद करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं, और अभी अगर हम आपको नियम बताना शुरू कर दें तो इसमें 1-2 घंटा समय लग जाएगा। इसलिए एक अलग से वीडियो बना करके हम आपको समास विग्रह, संधि विच्छेद सारा कुछ हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं क्या पूछ रहा है। अधोलिखितानाम समस्त पदानाम विग्रह वदत, यानी कि समास विग्रह आपको बोलना है, क्योंकि मौखिक प्रश्न है ना, तो यहाँ पर सिर्फ आपको बोलना है। तो चलिए, सचिवालय का समस्त पद का विग्रह यानी कि समास विग्रह क्या हो जाएगा, तो सचिवा नाम आलय, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। सचिवालय का सचिवा नाम आलय, क्योंकि ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो सचिवालय का क्या हो जाएगा, सचिवा नाम आलय। उसके बाद गोल गृहम, तो गोल गृहम का हो जाएगा गोलम गृहम तत्, क्या हो जाएगा, गोलम गृहम तत्। गोल घर पटना में ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इस पाठ के सबसे शुरू में ही एक चित्र दिया गया है, इस चित्र में गोल घर का ही चित्र है, ठीक है। तो गोल घर के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, और जब भी पटना जाने का मौका मिले तो गोल घर को जरूर देखिएगा। ऐसा बहुत सारा है जो कि पटना में आप लोग जाकर के देख सकते हैं, जैसे गोल घर हो गया, संग्रहालय हो गया, उसके अलावा फिर चिड़ियाघर हो गया, बहुत सारे ऐसे चीज बने हुए हो वहाँ पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो सचिवालय का समस्त पद का विग्रह क्या हो जाएगा, सचिवा नामालय। गोल गृहम का विग्रह क्या हो जाएगा, गोलम गृहम तत्व हो जाएगा। महितल तिलकम, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, महितल तिलकम का क्या हो जाएगा, महितलस्य तिलकम, क्या हो जाएगा, महितलस्य तिलकम। अब आप लोग के मन में सवाल आता होगा कि आखिर महितलस्य तिलकम कैसे हो गया, गोलम गृहम तत्व कैसे हो गया। तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगा, आप लोग वहां से जाकर के देखिएगा, आपको हम पूरा विस्तार रूप से बताएंगे कि कैसे हम लोग विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ठीक है। समास के बारे में भी हम आपको पूरा विस्तार रूप से बताएंगे। चलिए, उसके बाद है महानगरम। महानगरम का विच्छेद क्या हो जाएगा, महत नगरम तत्, क्या हो जाएगा, महत नगरम तत्, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सरस्वती कुल गृहम, सरस्वती कुल गृहम का क्या हो जाएगा, सरस्वत्या कुल गृहम, क्या हो जाएगा, सरस्वत्या कुल गृहम। तो कुल मिलाकर के 5 विग्रह दिए गए हैं, पांचों विग्रह को आप लोग ध्यान से याद कर लीजिएगा। चलिए, अब उसके बाद है संधि विच्छेदम वदत, यानी कि संधि विच्छेद बोलना है। संधि विच्छेद तो करीब करीब आप लोग जानते होंगे, जैसे महेश का संधि विच्छेद क्या होता है, महा जोड़ इस होता है। उसी प्रकार से विद्यालय का क्या हो जाता है, विद्या जोड़ आलय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपसे संस्कृत में पूछ दिया गया है, तो संस्कृत में भी हम लोग बड़े आराम से याद कर लेंगे। जैसे देख लीजिए, नगरेश वर्ण्यतमम, क्या है, नगरेश वर्ण्यतमम, इसका क्या हो जाएगा, नगरेशु जोड़ अन्यतमम, ठीक है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नगरेशु जोड़ अन्यतमम। देखिए, संधि और संधि विच्छेद में असमान जमीन का अंतर होता है। संधि कहने का मतलब होता है कि 2 चीज को आपको जोड़ करके एक कर देना है, ठीक है। 2 चीज को जोड़ करके क्या कर देना है, एक कर देना है। और संधि विच्छेद कहने का मतलब होता है कि एक शब्द को तोड़ करके 2 या 2 से अधिक शब्दों में आपको विभाजित करना है। तो संधि विच्छेद मतलब अलग करना और संधि मतलब जोड़ना, ध्यान रखिएगा। संधि मतलब जोड़ना और संधि विच्छेद मतलब अलग करना। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है संधि विच्छेदम वदत, यानी कि संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या देख लिए, नगरेश वर्ण्यतमम। तो नगरेश वर्ण्यतमम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नगरेशु जोड़ अन्यतमम, क्या होगा, नगरेशु जोड़ अन्यतमम, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद ग्रामो अयम, यहाँ पर जो इस प्रकार का साइन होता है ना, इसको अयम पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसको सिर्फ पढ़ते हैं हम लोग अ, लेकिन यहाँ पर है ग्रामो अयम, तो इसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद, ग्रामः जोड़ अयम, क्या होगा, ग्रामः जोड़ अयम, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कि कालांतरेन, कालांतरेन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, काल जोड़ अंतरे, ठीक है, काल जोड़ अंतरे, तो कालांतरे होता है, लेकिन संस्कृत में है इसलिए यहाँ पर कालांतरेन हो गया। उसके बाद है कि पटनेति, तो पटनेति का संधि विच्छेद पटना जोड़ इति, काफी आसान है। पटनेति का संधि विच्छेद पटना जोड़ इति होगा। अगर आपको बनाने के लिए संधि विच्छेद नहीं आ रहा है तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको एक एक चीज आपको समझा देंगे, ठीक है। संधि विच्छेद कैसे करते हैं, समास विग्रह कैसे करते हैं, संधि कैसे करते हैं, जितने सारे भी क्वेश्चन व्याकरण से पूछे जाते हैं सारा व्याकरण हम आपको कंप्लीट करा देंगे। चलिए, उसके बाद है निर्गत। तो निर्गत का मतलब होता है निह जोड़ गतः, निह जोड़ गतः निर्गत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 5 संधि विच्छेद था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
अब आपका जो असली प्रश्न शुरू होता है वह यहाँ से शुरू होता है, लिखित प्रश्न, यानी कि इसका जवाब आपको लिख करके देना है और आपके परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ के बाद से आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर के समझिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखना है, ठीक है। चलिए भाई देख लेते हैं क्या प्रश्न है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि कूटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति, ठीक है। कूटनीमताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति, आपको हम बताए थे, जब अर्थ बता रहे थे तो आपको बताए थे कि कूटनीमताख्यम काव्यम के रचनाकार कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कूटनीमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्त कवे रचना अस्ति, ठीक है। दामोदर गुप्त कवे रचना अस्ति, यानी कि कूटनीमताख्यम काव्यम दामोदर गुप्त के द्वारा रचित किया गया है। कूटनीमताख्यम काव्य के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा और एक वाक्य वाले प्रश्न में भी पूछा जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रश्न आपको याद हो गया होगा कि कूटनीमताख्यम काव्यम के रचनाकार कौन है, तो दामोदर गुप्त हैं। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग यहाँ से देखेंगे। पाटलिपुत्र कस्या नद्या तीरे अवस्थित मस्ती, यानी कि जो पटना है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है। नद्या मतलब नदी होता है और जो तीरे है इसका मतलब होता है कि किनारा, ठीक है। यानी कि पटना जो है वह किस नदी के किनारे बसा हुआ है, किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो इसका सिंपल सा जवाब हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। तो इसका जवाब क्या हम लोग लिखेंगे, पाटलिपुत्रम गंगाया नदा तीरे अवस्थितम अस्ति, यानी कि पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। तो दूसरा प्रश्न भी काफी आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था। काफी सिंपल सा सवाल है, अर्थ में हम आपको बता चुके हैं जब संस्कृत का अर्थ पढ़ा रहे थे। अगर आप लोग ध्यान से अर्थ को समझे होंगे तो एक एक प्रश्न का जवाब आप लोग तुरंत दे देंगे। देख लीजिए, आपको बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था कैसा था। तो हम आपको क्या बताए थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। क्या था, अति उत्कृष्ट था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा आसीत्, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर का रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट था। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब चलिए चौथा प्रश्न यानी कि घ नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृश आसीत्। राज्ञः मतलब होता है राजा, ठीक है। तो कह रहा है कि राजा अशोक के समय में, राज्ञः अशोकस्य समय, राजा अशोक के समय में अस्य नगरस्य इस नगर का वैभवम कीदृश आसीत्, वैभव कैसा था। राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव कैसा था। तो हम आपको बताए थे कि राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव समृद्ध था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, राज्ञः अशोकस्य समय नगरस्य वैभवम सुततम समृद्धम आसीत्, यानी कि राजा अशोक के समय में इस नगर का वैभव समृद्ध था। सिंपल सा जवाब है, ज़्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है साइंस की तरह, सोशल साइंस की तरह कि आपको लंबा चौड़ा याद करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं, हम देख रहे थे कमेंट में, कुछ लोग लिख रहे थे कि सर हम संस्कृत में जीरो हैं, संस्कृत हमें कुछ नहीं आता है, संस्कृत हम कैसे पढ़ेंगे। तो बिल्कुल आप लोग चिंता न करिए, यह साइंस, सोशल साइंस और मैथ का विषय नहीं है, संस्कृत है। एक शब्द में ही अगर आप लोग जानते हैं तो समझिए कि आप उत्तर दे सकते हैं। एक शब्द में उत्तर देना रहता है, बशर्ते कि आप लोग बस ध्यान से पढ़ें। हम आपको संस्कृत में जीरो से हीरो बनाएंगे। अगर कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी हम आपको बहुत कुछ जनाएंगे, बस आप लोग ध्यान से समझते रहिए। अगर आप अभी कह रहे हैं कि जीरो हैं लेकिन परीक्षा आते आते आप खुद बोलिएगा कि लगता है कि संस्कृत में ही मेरा सबसे ज़्यादा नंबर आएगा, इस प्रकार से आप लोग हर एक सब्जेक्ट में बोलना शुरू कर देंगे कि लगता है कि मेरा इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर आएगा। बस आप लोग ध्यान से मेरा रेगुलर क्लास करते रहिए, ठीक है। तो चलिए, राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृश आसीत्, तो समृद्धम आसीत्। अब उसके बाद पांचवा प्रश्न है कि काव्य मीमांसा नामकम कः अलिखत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है। काफी आसान प्रश्न हम आपको बताए हैं कि काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर अलिखत, यानी कि राजशेखर के द्वारा ही लिखा गया है काव्य मीमांसा।
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि काव्य मीमांसा किनके द्वारा लिखा गया है, तो राजशेखर के द्वारा। देखिए संस्कृत में यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पर हिंदी में ही पूछा जाएगा। इस प्रकार से पूछा जाएगा कि काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है, काव्य मीमांसा किनके द्वारा लिखा गया है, राजा अशोक के समय में पटना का रक्षा व्यवस्था कैसा था। इस प्रकार से हिंदी में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, लेकिन सब्जेक्टिव में तो आपको संस्कृत में ही जवाब देना पड़ेगा। तो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम कह लिखत, तो काव्य मीमांसा नामकम ग्रंथम राजशेखर लिखत, राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया होगा, यहाँ तक आप लोग एक एक बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब चलिए उसके बाद यहाँ से कुछ व्याकरण के क्वेश्चन हैं, जिसमें कि आपको संधि विच्छेद करना है, और उसके बाद एक प्रश्न है जिसमें संधि करना है, और उसके बाद आपको वाक्य बनाना है, और उसके बाद भी प्रश्न है जिसमें आपको खाली स्थान की पूर्ति करना है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न अभी भी शेष बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो चुका है। और चूंकि संस्कृत चैप्टर है, शुरुआत में आप लोग बोल रहे हैं कि संस्कृत में हम जीरो हैं, तो अगर जीरो हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना पड़ेगा। अगर भूख लगा हुआ है तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में दोनों हाथ से खाना शुरू कर दें, भूख भी लगा है तो फिर भी आप लोग एक ही हाथ से खाना खाइएगा। तो हम आपको सिलेबस धीरे धीरे ही खत्म कराएंगे, चाहे आपको कुछ आता हो या फिर नहीं आता हो, क्योंकि अगर नहीं आता है तो एक ही बार में हम आपको पूरा नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट करके पूरा चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर आज हम लोग समाप्त करते हैं।